यूज ऑफ परसेंटेज इन फाइनेंशियल प्लानिंग के पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है अपने मंथली इनकम को 3 भागों में बांटना चाहिए, 50, 30 और 20 में, जिसमें से 50% जो इनकम है वो हमारे रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ों में जो है और बाकी ज़रूरतों में वो खर्च हो जाते हैं। 30% जो कि वांट्स पे खर्च किए जाते हैं, मतलब अपनी चाहत को या फिर अपने जीवन को और बेटर बनाने के लिए खर्च किए जाते हैं, वो देखा हमने। और 20% जो है इन्वेस्टमेंट के लिए देखा या फिर जो है इमरजेंसी फंड के लिए देखा। यहाँ पे जो है हम डील करेंगे इमरजेंसी फंड जो हमें कलेक्ट करना है। ये समझने में जो है मेरे को 40 साल लग गए, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस पे, ताकि जो है सभी लोग को ये पता चले, जिन्हें वो लोग जिनको ये जानकारी नहीं होती है और इमरजेंसी फंड इकट्ठा नहीं करते हैं, साथ ही साथ पैसों को रखते हैं तो किस जगह पे रखते हैं, यहाँ पे हम जो है उस बात को समझेंगे अच्छे से। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो लोग इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, हमने पहले भी बताया हुआ था कि परसेंटेज की पढ़ाई जो है वो क्लास 5-6 में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं बताया जाता है। उसके नहीं बताए जाने के कारण हमारा कितना नुकसान होता है वो अभी देखेंगे। एक साधारण सी जानकारी है जो लगभग सभी को पता होनी चाहिए जिनके हाथ में पैसा है। यूँ कह लें कि अगर हम रोज खर्च करते हैं, पैसे हम कमाते हैं, तो उसको अगर अच्छे से प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें ये चीज़ देखना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इमरजेंसी फंड जो है वो 20% इनकम इमरजेंसी फंड के लिए इकट्ठा करना चाहिए। दूसरी बात इसमें कही गई है कि 3 टाइम्स मंथली इनकम, जो हमारे मंथली इनकम है उसका 3 गुना पैसा जो है हमें रख देना चाहिए इमरजेंसी में प्रयोग करने के लिए। वो इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है जिसमें हम उनको ज़रूरत के वक्त प्रयोग कर सकें। बात आती है कि जब हम इमरजेंसी फंड को इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ से जो है हम उन पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे। तो आम आदमी जो है जनरली इन्वेस्टिंग का मतलब नहीं समझता है। मैं उन लोगों की बात कहना चाहता हूँ जो गांव में रहते हैं और शहर में रहते हैं, इन सब की जानकारी नहीं रखते हैं। तो पैसों को कहाँ रखेंगे? अलमीरा में रख देंगे, बुक्स में रख देंगे, पर्स में रखे रहते हैं, सूटकेस में, या फिर जो है किसी रिश्तेदार को दे देंगे, और या फिर जो है जैसा बच्चे करते हैं कि गुल्लक में रख देते हैं, पिगी बैंक में रख देते हैं। इनके बगल में 0% क्या लिखा हुआ है वो अभी हम बताएंगे। और जिनको कुछ जानकारी होती है या फिर इतना पैसा होता है कि वो बैंक में रखते हैं, तो वो बैंक में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं, और ज़्यादा अच्छा पाने के लिए वो FD में रखते हैं, या फिर जो है पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। जिनकी जैसी सुविधा रहती है, जैसी जिनकी जानकारी रहती है, उसी हिसाब से रखते हैं। तो यहाँ पे जो है सेविंग अकाउंट 4% और FD 5.5%। तो इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, पहले इधर देखते हैं कि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने इतना पैसा जो है अलमीरा में रखा हुआ है, वो कल मेरे को उतना उतना मिल जाएगा और मैं जो काम करना चाहूँगा वो काम कर लूँगा। यहाँ पे जो है अलमीरा पे हमने जो है बगल में लिखा हुआ है 0%। अब पैसे हम कहीं पे भी रखें, इस सभी जगह में कहीं पे भी रखें, बात ये होती है कि पैसा कुछ समय बाद, यूँ कह लें कि साल भर बाद क्या होता है उसमें। अगर हमने जो है 100 रुपये का नोट अलमीरा में रखा हुआ, तो साल भर हमें वो जो है निकलेगा तो 100 ही नोट उस पर लिखा रहेगा, 100 रुपये, 100 रुपीज़ लिखा रहेगा। या फिर 1000 अगर वहाँ पे रखा हुआ है तो उस पर 1000 ही लिखा रहेगा, वो 2000 नहीं हो जाएगा। या फिर जो है कि वो 10 रुपीज़ नहीं लिखा रहेगा, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है उसको देखते हैं। तो अगर हम इसको अलमीरा में रखते हैं ये सोचकर कि हम अगले साल यूज़ करेंगे, या फिर कुछ समय बाद जब मेरे को इमरजेंसी होगी तो हम निकाल के उसको यूज़ कर लेंगे, ऐसी जगह छुपा देंगे ताकि हमको आसानी से न दिखे, उसको हम जो है खर्च ना करें, ऐसा जनरल पीपुल जो है करते हैं। किताबों में भी रख देते हैं, पुरानी किताबें रखी रहती हैं, उनके बीच बीच में कई, वैसे मैंने खुद देखा हुआ है, मेरे घर में मेरी दादी जो है 5000, 10,000, 10,000 रुपये के लगभग जो है इस तरह से किताबों में रखी हुई थी। उनके देहांत के बाद जो है वो मिला, लेकिन हम देखेंगे कि एक्चुअली में जब उसको जितना रखा गया था अभी वो उतना है कि नहीं। तो उसी तरह से पर्स में जनरली हम वही पैसा रखते हैं जो हम रोज खर्च करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है कि क्या करते हैं, पर्स में ऐसी जगह रख देंगे
ताकि जो है उसको देख ना पाएँ, और वो 2000-3000 रुपये है, उसको हो सकता है साल भर बाद 2 साल बाद देखें तो अच्छा लगेगा कि नहीं, हाँ हमने 2000 पाया, यहाँ पे छुपा के रखे थे अब मिला, इस तरह से। तो सूटकेस में भी रख देते हैं, वही सेम मेंटालिटी कि इतने साल बाद जो है हम निकाल देंगे, या 1 साल बाद निकालेंगे तो इतना हम प्रयोग करेंगे। रिश्तेदारों को दे देते हैं ये सोच के कि हाँ उसके पास रहने देते हैं, कल को जो है उससे हम पैसे ले लेंगे, नहीं अभी मेरे सामने रहेगा तो मैं उससे खर्च कर लूँगा। या फिर जो है बच्चों की तरफ, या बच्चे भी रख देते हैं पिगी बैंक में, जिसमें वो उनको पॉकेट मनी मिल रहा है तो कभी 500 मिल गया, कभी 1000 मिल गया, तो वो उसी में डाल के रखे रहते हैं और साल 2 साल तक जो है वो पैसे रखे रहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन सभी में पैसे रखने के बाद साल भर बाद में क्या होता है। क्या इसमें अगर हम किसी में भी 100 रुपये का नोट रखें दूसरे साल 200 हो जाएगा? ऐसा नहीं है। क्या वो 110 हो जाएगा? नहीं। 190 हो जाएगा? हो सकता है। कैसे, वो हम देखते हैं। हमने अलमीरा में रखा, 1 साल बाद निकाला, तो वो 110 190 कैसे हो सकता है वो देखेंगे। अलमीरा में रखेंगे तो 110 तो किसी हिसाब से नहीं होगा, लेकिन 190 जरूर हो जाएगा। क्यों होगा वो हम इस पोर्शन में देखेंगे। अब कुछ लोग को ज़्यादा जानकारी होती है तो बैंक में रखते हैं और पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। अब बात आती है कि उस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है, फ़ायदा कितना होता है, तो ब्याज कितना मिलता है। तो अगर हम अलमीरा में रखे हैं तो 0% ब्याज, कोई ब्याज नहीं, क्योंकि अलमीरा के अंदर रखा पड़ा हुआ है, उस पर ज़रा सा भी ब्याज नहीं मिलेगा हमें। बुक में रखे हुए उसमें भी ब्याज नहीं मिलेगा, किसी में ब्याज नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे सब 0% रखा हुआ है इसमें, क्योंकि ये पैसे सिर्फ वहाँ पे रखे हुए हैं, वो काम में नहीं लाए जा रहे हैं। जबकि हम उनको बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखे हैं तो वो पैसे काम में लाए जाते हैं। बैंक वाले लोन देते हैं, उस लोन पे जो है इंटरेस्ट लेते हैं, और उस इंटरेस्ट का कुछ पार्ट जो है वो हमें इंटरेस्ट देते हैं, और कुछ पार्ट जो है अपने पूरे स्ट्रक्चर को चलाने के लिए प्रयोग में करते हैं। तो बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो वो हमें जो है 2.7% की लगभग इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये बदलता रहता है, बैंक और आरबीआई जैसा भी ये इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उस हिसाब से बदलता रहता है, ये फिक्स नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए जो है आप चेक कर सकते हैं कि बैंक में अगर सेविंग अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है तो वो कितना इंटरेस्ट देता है। एफडी अगर आप ओपन करने जा रहे हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पे कितना % वो इंटरेस्ट देते हैं, ठीक, ये बात हो रही। तो हमने जो यहाँ पे 0% लिखा हुआ है, मतलब 100 रुपए का 100 रुपए ही इसमें रहेगा, नहीं रहेगा वो इधर देखते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट है तो वो 2.7% इंटरेस्ट देगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर हम अलमीरा में 100 रुपए रखे हैं तो हमें साल भर बाद 100 रुपए ही दिखेगा। लेकिन अगर हम बैंक में 100 रुपए रखे हैं तो परसेंटेज निकालने के हिसाब से अगर हम देखें तो 2.7% है, तो 2.7% अगर हम 100 का निकालेंगे तो वो 2 रुपए 70 पैसे होंगे। तो साल भर बाद जो है ये 100 रुपए हो जाएगा हमारा 102 रुपए 70 पैसे। 100 रुपए समझाया है, ये आसान है, इसको आप 1000 से गुणा कर दीजिए, उसी हिसाब से उसको ऐड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे 100 रुपए जो है वो 102 रुपए 70 पैसे हो जाएगा। अगर हम एफडी करते हैं 100 रुपए का तो वो 100 रुपए जो है यहाँ पे 104 रुपए 40 पैसे हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि अगर हम उस पैसे को घर में रखे हुए हैं, पर्स में रखे हुए, रिलेटिव पिगी बैंक में रखे हुए हैं, तो बैंक के मुकाबले कुछ नहीं होगा, वो ऐसा ही है। ठीक, जनरल सोच में क्या है, लोग क्या सोचते हैं कि ये होता है कि, लेकिन इन सभी में अगर देखें तो बैंक के मुकाबले पोस्ट ऑफिस अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है। अच्छा इंटरेस्ट कैसे, ये 4% और 5.5% जो है वो एफडी में है। मतलब अगर हम पोस्ट ऑफिस में 100 रुपए रखते हैं तो वो 100 रुपए साल भर बाद हो जाएगा 104 रुपए सिर्फ सेविंग अकाउंट में। जबकि यहाँ बैंक में सेविंग अकाउंट में 102 रुपए हो रहा था, यहाँ पे 104 रुपए हो रहा है। किसी को कोई मायने नहीं रखता है कि हाँ 2 रुपए 4 रुपए बढ़ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम इस अमाउंट को बढ़ा देते हैं, 1 लाख कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4000 रुपए, 4000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो हो जाएगा 1,04,000। अब उसमें भी ये सोचने वाली बात है कि 1 लाख रुपए का और सिर्फ 4000 बढ़े हुए हैं, लेकिन बढ़ तो रहे हैं। यहाँ पे तो वो भी नहीं हो रहा है, 0% है। अगर 1 लाख रुपए घर में रखे हुए हैं तो वो 1 लाख ही है,
अभी तक की जानकारी के हिसाब से 1 लाख रुपए हैं, ठीक। और यहाँ पे एफडी में अगर रखते हैं तो उसमें पर 100 रुपए पे 5 रुपए 50 पैसे बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 105 रुपए 50 पैसे। तो एक तरफ की जानकारी से हमें ये पता चला कि घर में अगर हम इस जगह के कहीं पे भी अगर पैसे रखेंगे, साल भर बाद अगर देखेंगे तो उस नोट पे 100 रुपए का 100 रुपए ही लिखा रहेगा। बैंक में अगर हम रखते हैं तो वो 100 रुपए जो है 102 रुपए 70 पैसे सेविंग बैंक अकाउंट में हो जाएगा, और उस 100 रुपए को अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 104 रुपए 40 पैसे हो जाएंगे। पोस्ट ऑफिस में अगर हम रखते हैं 100 रुपए सेविंग अकाउंट में तो 104 रुपए हो जाएंगे, और एफडी में रखते हैं तो 105 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे। अब इन सभी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो है ये इन्फ्लेशन रेट। हमारे भारत का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.75 एवरेज, इस तरह से आरबीआई जैसा इंस्ट्रक्ट करता है। हर 4 महीने में ये जो है कि हर 3 महीने में बदलता रहता है, कुछ भी बदल सकता है, लेकिन एक एवरेज हम यहाँ पे 5% मान लेते हैं इन्फ्लेशन, और फिर समझेंगे कि ये इन्फ्लेशन होता क्या है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है सभी को जानने के लिए, ये क्लास 6 में अगर परसेंटेज पढ़ाया जाता है वहीं से ही बच्चे को बताना चाहिए ये इन्फ्लेशन है क्या, क्यों मायने हैं हमारे लिए। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि 100 रुपए हैं, आप अलमीरा में इस तरह से रखे हुए हैं, 5% मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि सामान साल भर बाद 5% महंगा हो जाएगा। 5% महंगा हो जाएगा सामान, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सामान आप 100 रुपए का ले रहे हैं वो अब आपको 105 रुपए में मिलेगा। इस बात को ध्यान से समझिए कि जो सामान आप अभी 100 रुपए में ले रहे हैं, अगले साल वो सामान आप जो है 105 रुपए में लेंगे। मुद्रास्फीति का ये मतलब होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, जो 100 रुपए है उस पे लिखा तो 100 रुपए है, लेकिन अगर सामान खरीदने के मामले से देखेंगे तो ये हो जाएगा 95 रुपए। मतलब जिस अलमीरा में, किताबों में, पर्स में, सूटकेस में रिलेटिव को दिया हुआ है, बैंक में रखा, ये पिगी बैंक में रखा हुआ, जहां पे आपको 0% इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब उसमें ब्याज कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे भारत की आरबीआई रिकमेंड करती हैं सामान की महंगाई होती है जो 5% होती है, उसके हिसाब से ये जो 100 रुपए का एक्चुअल वैल्यू है, जो वैल्यू है वो घट जाता है 5% के हिसाब से, एक एवरेज माना जाए। तो 5% के हिसाब से घट गया, तो उसका मतलब ये 100 रुपए जो है अभी आपको सिर्फ 95 रुपए के बराबर है इस साल, क्योंकि इतना सामान महंगा हो गया है, 5% इतना महंगा हो गया है कि हम 100 रुपए में उस सामान को नहीं खरीद सकते हैं। उस सामान को ही, उतनी क्वांटिटी को खरीदने के लिए हमें 105 रुपए देना पड़ेगा, या फिर हम उस 100 रुपए से खरीदेंगे तो सिर्फ हमें 95 रुपए का ही सामान मिलेगा जो हम पिछले साल खरीदते। तो ये होता है इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन रेट को ये देखेंगे 5% है, और हमारा बैंक कितना दे रहा है 2.7, तो 5% में से अगर 2.7 अगर माइनस कर देते हैं तो नियर अबाउट जो है कि 2 रुपए 30 पैसे जो है हमें मिल रहा है। मतलब 2.3% जो है अभी भी वो हमारे लिए महंगा पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि 5% इन्फ्लेशन होने के महंगाई इतनी बढ़ जा रही है कि जो हमें बैंक इंटरेस्ट दे रहा है वो 2.7% दे रहा है, 2.70% दे रहा है, लेकिन महंगाई उससे भी अभी 2.30% ज़्यादा है। मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ अलमीरा में इन जगहों पैसे रखेंगे, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। भले उस पर 100 रुपये लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम जो आज 100 रुपये का जितना सामान खरीद पा रहे हैं, अगले साल हम 100 रुपये का उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 रुपये में हम 100 सेब खरीद ले रहे हैं आज, तो अगले साल 100 रुपये में उस सेब को सिर्फ 95 खरीद सकते हैं, हम 100 नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5% इन्फ्लेशन रेट है। अब हम ये समझ सकते हैं कि हमें किस में रखना चाहिए। अगर हम पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, वो भी एफडी में रखते हैं, तो 5.5% हो रहा है इंटरेस्ट। इसका मतलब 0.5% मतलब 50 पैसे सिर्फ हमें ज्यादा मिलेंगे उस 100 रुपए पे। यहाँ पे रखने पे 5 रुपए कम हो जाएंगे उसकी वैल्यू। तो इस बात को समझ के जो है ये देखेंगे कि अगर हम इन सभी जगहों को कहीं पे भी चुरा के रखें पैसा, कहीं पे भी जो है छुपा के रखें ताकि हमें बाद में मिलेंगे,
लेकिन वो एक्चुअली में 100 रुपए नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा। तो 100 रुपए में जो है 5 रुपए कम हो गया, तो 1000 रुपए में देख लीजिए कितना हो जाएगा, 50 रुपए कम हो जाएगा। 10,000 रुपए में 500 के लगभग कम हो जाएगा। 1,00,000 रुपए में 5,000 के लगभग जो है वो वैल्यू कम हो जाएगी। इस बात को समझना थोड़ा पेचीदा है, लेकिन अगर इस बात को बार बार समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैसे को अगर हम बैंक में रख देते हैं तो कम से कम ये है कि वो सिर्फ 2 रुपए 30 पैसे ही हमारे लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन अगर घर में रख रहे हैं, इधर उधर जगह पे 1000 रुपए रख रहे हैं, तो उस हिसाब से देखें तो 50 रुपए कम हो जाएगा। 1000 रुपए अब जो है 950 रुपए के बराबर होगा इस मौजूदा स्थिति में। तो ये होता है इन्फ्लेशन का असर हमारे पैसों के ऊपर। सामान इतना महंगा हो जाता है कि 100 रुपए नहीं हो जाता, उसकी वैल्यू जो है 95 रुपए के बराबर हो जाती है। या फिर यूं कह लो कि सामान खरीदने, उतना ही सामान जो हम पिछले साल खरीद रहे थे, उस सामान को आज खरीदने में 105 रुपए लगेंगे। तो पैसे हमें कहाँ रखना चाहिए, ये ध्यान में चाहिए। अब बात आती है कि इन सभी के अलावा कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पैसे रखा जाए तो वो ज्यादा बढ़े, मतलब जो ये इन्फ्लेशन रेट है 5% से ज्यादा। अब ये आता है हमारे फिर इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट में, उस चीज को जो है हम अलग से समझेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पैसे को अगर आप जिस जगह पे रखेंगे वो उस हिसाब से बढ़ेंगे या कम होंगे। तो ये हमारा आया कहाँ, परसेंटेज के चैप्टर में। यहाँ हमने परसेंटेज में देखा कि किस तरह से पैसा अगले साल जो है कि कुछ के द्वारा इंटरेस्ट देने के कारण वो बढ़ जाता है, अगर हम ऐसी जगह पर रखें तो इंटरेस्ट नहीं मिलने के कारण, इन्फ्लेशन के कारण वो घट जाता है। और इन्फ्लेशन है कितना, 5%। अगर ये आप गूगल पे ढूंढेंगे तो आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या है। यही अगर इन्फ्लेशन रेट और बढ़ जाए, 6 रुपए 7 रुपए 6%, 7%, 8% हो जाए, तो उसी हिसाब से जो है वो जो है कि और सस्ता पड़ जाएगा। मतलब यूँ कहना है कि 100 रुपए की वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी। अगर 8% हो जाता है तो वो हो जाएगा 92 रुपीज के बराबर। इन्फ्लेशन, महंगाई तो हर साल तो बढ़नी ही बढ़नी है, हर हालत में बढ़नी है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा हमें इंटरेस्ट मिले। इसके लिए जो है थोड़ी पढ़ाई करना जरूरी है। अब वो पढ़ाई होती है, हम यहाँ पे देखें तो परसेंटेज की, एवरेज की और फिर इन्वेस्टिंग की। किस जगह पे हम पैसे को रखें कि हमें इन्फ्लेशन रेट से कम तो पैसा ज्यादा मिले, तब जाके उस पैसे को रखने का मतलब होता है।